नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून की खबर के साथ। यहां पर राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। बहुउद्देशीय खेल सभागार में आज से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता की शुरुआत की है। खेल मंत्री अरविंद पांडे भी सीएम के साथ इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे। 1200 खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ चढ़कर सभी यहां पर पूरी तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेते हुए उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे। इन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। इस दौरान खेल मंत्री भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। खेल मंत्री अरविंद पांडे भी सीएम के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि 1200 खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी तादाद में खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी को खेलों के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के मद्देनजर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस की यह प्रतियोगिता बहुउद्देशीय खेल सभागार में आज से प्रतियोगिता शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। तो आने वाले समय में युवाओं को खेल के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, एक्सपोजर किस स्तर का उन्हें मिलना चाहिए और साथ ही रिसोर्सेज क्या वाकई में उनको पूरे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणियों में लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है और उसी सिलसिले में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खेल मंत्री अरविंद पांडे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बाजपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस घटना के विरोध में जहां पर बीते दिन कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तो वहीं अब इस मामले को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाने की बात कह रही है। कांग्रेसी नेताओं पर हुए इस हमले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। साथ ही कहा था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस मामले को पूरी दुनिया देख रही हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी का भी कोई भी व्यक्ति जो इस आपराधिक कृत्य में सम्मिलित हुआ है, यदि वो मेरा भाई भी है, मेरा चचा भी है, तो उसके ऊपर भी कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। वैसे मैं समझता हूँ ये भाजपा का दुष्प्रचार है। मैं मीडिया से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाजपा के दुष्प्रचार में ना आए। ये भाजपाइयों का सुनियोजित कुकृत्य है और उसकी पुष्टि श्री प्रेसिडेंट जो है हमारे मदन कौशिक जी के बयान से। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि देखिए, कानून तो अपना काम करेगा। कानून किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। अब ये तो वो खुद बताएंगे। निंदा हमने कहा ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ, तो हमने क्या कहा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये कांग्रेस की अपने ग्रुप की लड़ाई है। कांग्रेस की अपने ग्रुप की लड़ाई है। कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, कोई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। देखिए, जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो न्याय होगा उस न्याय के आधार पर काम किया जाए। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरीके से यशपाल आर्य पर हुए हमले का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनावी एजेंडे के तौर पर कांग्रेस इसको इस्तेमाल कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से आरोप है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता है इसको चुनाव एजेंडे के रूप में देख रही है। और कांग्रेस भी कह रही है कि हम अगले चुनाव में भी इस कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाएंगे और विधानसभा का सत्र जो होने वाला है उसमें भी इस मुद्दे को उठाएंगे और राज्य के कानून व्यवस्था को से जोड़कर इस मुद्दे को
कांग्रेस देख रही है। और कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि जिस वक्त यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी, वहां पे दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और उनके पुत्र जो कि विधायक हैं, उन पे हमला हो रहा था। ये कानून व्यवस्था का मसला है और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो पटरी से उतर चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि ये राजनीति कहाँ जाकर थमती है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा का सत्र होना है 2 दिनों का और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस मुद्दे को निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है आगे खींचना चाहती है। बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी की तरफ से मदन कौशिक ने भी बयान दिया कि कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम कर ही रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो बोओगे वही काटोगे भी, वही आपको मिलेगा भी। किस तरफ वो इशारा कर रहे थे, क्या समझा जाए उनके बयान से? क्या कांग्रेस के राज्य में उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था ही ऐसी थी तो उनको मिल भी ऐसा ही रहा है? जी देखिए, मदन कौशिक की बात करें तो मदन कौशिक कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक विधानसभा से 5-5, 6 कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और जो यशपाल आर्य और उनके पुत्र पिछले दिनों ही बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट हुए थे, तो जो पुराने लोग वहां पर तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने हमला किया है। उनका सीधा सा इशारा ये है कि कांग्रेसियों ने ही यशपाल आर्य पे हमला किया। इनकी उन्हीं पार्टी के लोग थे और इन चीजों को सारे लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि कांग्रेस के 2 गुटों की ये लड़ाई है, उसको कानून व्यवस्था से जोड़कर देखना उचित नहीं है। तो मदन कौशिक ने भी इसी ओर इशारा किया, जबकि हरीश रावत हो या प्रीतम सिंह हो जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, गणेश गोदियाल हो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम बिल्कुल, अब इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की। यहाँ पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने फर्जी बीमा बनाने वालों का खुलासा किया है। मामले में 4 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया है। परिवहन वाहनों का फर्जी बीमा करवाया जाता था। 2 पहिया वाहनों का शुल्क जमा कर 4 पहिया वाहनों का करवाते थे बीमा। कोतवाली डालनवाला में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो वहीं देश भर में बड़े घोटाले और राजस्व चोरी का अंदेशा है। एसटीएफ ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। देहरादून से बड़ी खबर, एसटीएफ को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने फर्जी बीमा बनाने वालों का खुलासा किया है, इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 4 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन से क्षेत्रों में इनका पूरा गिरोह सक्रिय है और आने वाले समय में कौन सी और वारदातों को अंजाम देने वाले थे। तमाम तरीके की बड़ी जानकारी फिलहाल एसटीएफ उनसे हासिल करने में जुटी हुई है। बता दें कि फर्जी बीमा ये बनाते थे, जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रोहित सोनी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, देश भर में बड़े घोटाले और राजस्व चोरी का अंदेशा था, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को किया गया, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? हाथ लगी है क्योंकि जिस तरह से देखिए लंबे समय से यह मामला देखने को मिल रहा था कि जब से हम ऑनलाइन की तरफ बढ़े हैं उसके बाद से ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर साइबर क्राइम में तो तमाम मामले देखने को मिलते रहे समय समय पर। और इसी क्रम में एक जो सबसे फ्रॉड का मामला देखने को मिला कि बीमा कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का, साथ साथ जो कंपनियों को और राज्य सरकार को राजस्व को चूना लगाया जा रहा था। दरअसल मामला यह है कि जो गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं उसमें एक मोटी रकम जानी होती है, क्योंकि अगर 4 व्हीलर की बात करें तो उसकी कंपनी इंश्योरेंस की 15,000 से आसपास इसके इंश्योरेंस होते हैं। लेकिन जो ये कुछ ठग थे ये पूरे देश भर में सक्रिय थे और यह कुछ ही दामों यानी करीब 1/4 दाम में ही जो है गाड़ियों का इंश्योरेंस कर देते थे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा जो कंपनी को ही होता था और नुकसान सबसे ज्यादा जीएसटी के रूप में राज्य सरकार को होता था, क्योंकि अगर हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका 18% जीएसटी आ जाता है जो सीधा राज्य केंद्र सरकार को मिलता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस का अगर अमाउंट कम हो जाता है तो जीएसटी का अमाउंट भी कम हो जाएगा। लिहाजा जो अभी तक प्रथम दृष्टया पाया गया है कि ये लोग जो है अगर कार का इंश्योरेंस करते थे तो कार की जगह या उसमें बाइक का नाम डाल देते थे, जिससे इंश्योरेंस की जो रेट थे वह काफी डाउन हो जाते थे, जिससे जीएसटी इनका लेफ्ट जाता था। और दूसरी बात बिल्कुल, और यही वजह है कि कई जब शिकायतें मिली तो एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी के हिमवंत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शारदा उत्सव मेले के शुभारंभ समारोह में प्रतिभाग कर मेले का शुभारंभ किया। भ्रमण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अस्थायी हेलीपैड नागनाथ खेल मैदान पोखरी पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल गोल मार्केट पोखरी पहुंचकर हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शारदा उत्सव 2021 मेले के शुभारंभ समारोह का शुभारंभ किया।
तो आम आदमी पार्टी की तरफ से नवीन परसाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आप लिए चलते हैं उनके कॉन्फ्रेंस की हैं जो परंपरागत राजनीति करने वाले दल हैं, उनका छल प्रपंच करके, सत्ता बल धन बल का उपयोग करके प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर किस प्रकार की आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अभी एक घटना हुई थी जिसमें पूर्व कांग्रेसी, भूतपूर्व भाजपाई, वर्तमान कांग्रेसी और जिनका भविष्य का पता नहीं, ऐसे दल बदलों के सरगना अपनी ही पिछली पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। धरने प्रदर्शन का दौर हुआ, उनकी वर्तमान पार्टी भी धरने पर बैठी। तो इस प्रकार से जहां इस राज्य में चुनाव के समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सुरक्षा, महंगाई पर बात होनी चाहिए थी, आज उस राज्य में जो पिछले 20-21 साल से इन परंपरागत राजनीति करने वाले दलों का शिकार हो रहा है, उस राज्य में फिर से एक बार चुनावी जुमलों की बौछार हो रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार से 4 तारीख को देहरादून के परेड ग्राउंड से फिर से एक बार जुमलों की बौछार हुई, ठीक उसी तरह से जैसे 2017 में हुई थी। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो 5 साल पुराना रिपीट टेलीकास्ट चल रहा हो। फिर से वही जुमले, वैसे ही बातें, वैसे ही वादे, लेकिन 5 साल पहले जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। उन वादों के लिए जनता तरस रही है। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि 4 साल बाद ऑल वेदर रोड। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 दिसंबर से देहरादून में होने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि छात्रों को विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण बंद करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। तो वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और शहीद सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीदों का सम्मान प्रत्येक भारतवासी को करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की वाजपेयी सरकार से सैनिकों को असली सम्मान मिलना शुरू हुआ है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता और मंत्रियों में जनता को अपने पक्ष में करने की होड़ मची हुई है। तो वहीं खासकर देखा जाए तो विभाग की सरकार को अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। समर्थन इसलिए कहा जा रहा है कि आज कोटद्वार में श्रम विभाग के द्वारा वन मंत्री के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रमिकों को करोड़ों रुपए की धनराशि के चेक और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे पूर्व किसी भी सरकार ने इतनी मदद श्रमिकों को नहीं दी जितना कि हम दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए शुभ संकेत है। तो वही अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा के एनआरएचएम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की मांगे हैं कि एचआर पॉलिसी और आउटसोर्सिंग से की जा रही नियुक्तियों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही, जिसको लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। तो वहीं अल्मोड़ा के लगभग 400 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कोविड टेस्टिंग के साथ स्वास्थ्य कार्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। देहरादून से खबर है, जहां पर बीजेपी का सीटों के आकलन का अपना होमवर्क पूरा हो चुका है। दिग्गज नेताओं से रायशुमारी में जुटे हैं बीजेपी चुनाव प्रभारी। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलने का अभी पार्टी का पर दबाव चला रहा है, उसको लेकर भी यहां पर होमवर्क किया जा रहा है। तो सीटों पर प्रत्याशी बदलने का अभी बन रहा है पार्टी पर दबाव।
बीजेपी का सीटों के आकलन का होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। दिग्गज नेताओं से रायशुमारी कर ली गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी इसको लेकर अभी भी कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि कई प्रत्याशियों के नाम वापस लेने को भी लगातार दबाव पार्टी पर बन रहा है। खबर उत्तरकाशी से, यहां पर पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पारा गिरा। मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं से ठंड भी बढ़ने लगी है। हिमालय की चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी के साथ पारा गिरा है, ठंड बढ़ गई है। प्रदेश संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी के आह्वान पर उत्तरकाशी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश सहित आज से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। अनिल बिष्ट, मीडिया प्रभारी एनएचएम संघ उत्तरकाशी ने जानकारी दी है कि सरकार को अपनी 2 सूत्रीय मांग, हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतन, 60 साल सेवा का प्रस्ताव और आउटसोर्स के माध्यम से तैनात कर्मियों को एनएचएम समिति में समायोजित किए जाने के संबंध में कैबिनेट में लोन हेतु प्रदेश संगठन ने पत्र लिखा था, जिस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। साथ ही अनिल बिष्ट ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में कुमाऊं मंडल के व्यय अनुवीक्षण सेल और मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के नोडल अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन कराए जाने हेतु सभी अधिकारी दिए जाने वाले प्रशिक्षण को भली भांति ग्रहण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शंका होने पर संबंधित मास्टर ट्रेनरों से संपर्क कर शंका का समाधान किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस का अध्ययन करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में अपना 100% योगदान सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडलीय स्तर पर हमारी आज 1 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के जो हमारे व्यय पर्यवेक्षण से संबंधित विभाग हैं, यथा पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और हमारे जो वित्त लेखा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन लोगों की आज 1 दिवसीय कार्यशाला की जा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इसके बाद फिर अपेक्षित होगा कि यही लोग अपने जनपद में जाके अपनी पूरी टीम का गठन करेंगे और फिर पूरी टीम का प्रशिक्षण कराएंगे। ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडलीय स्तर पर हमारी नागालैंड में शहीद हुए देवप्रयाग के शहीद गौतम लाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। तो वहीं गांव वालों ने भारत माता के नारे लगाए और सभी की आंखें नम हो गई। तो वहीं पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि ये बलिदान हमारे देश के सेना का हमें हमेशा याद रहेगा और गौतम लाल अमर रहेगा। शहीद गौतम लाल के पार्थिव शरीर को लक्ष्मूली बागवान के समीप अलकनंदा नदी के किनारे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। काशीपुर जसपुर खोर्द में सोमवार देर रात प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व संगठन मंत्री निशु अरोरा की संदिग्ध हालत में गोली मारकर उनकी मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि निशु अरोरा एक बारात में जाने के लिए दोस्त के घर गए हुए थे कि वहीं दोस्त पवन की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। अब ये दुखद घटना है, कुछ भी जो हुआ उनके साथ बहुत दुखद घटना है। सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, सारे व्यापारी वर्ग, चूड़ा व्यापार मंडल, सभी लोग जो इनके जानने वाले हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार, सब लोग इनके साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में इस परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। एक व्यक्ति की जो है गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है, तो इस सूचना पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति है निशु अरोड़ा, तो उसको कुछ लोगों के द्वारा कृष्ण अस्पताल भर्ती करवाया गया था और उसके उपरांत जो है उसको सरकारी अस्पताल के रेफर कर दिया गया था, जहाँ पे उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया था। तो पता चला कि उनकी जो है गाल के पास, दाहिने गाल के पास जो है गोली लगने के कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा तुरंत बॉडी को अपने कब्जे में लिया गया और उसको मोर्चरी रखवाया गया है और इसमें पंचायत राज और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ तक घटना के संबंध में बात है तो अभी परिजनों के द्वारा जो अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है और जैसे उनकी तहरीर आएगी उसके बाद ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जसपुर वन विभाग के पतरामपुर रेंज के गणेशपुर गांव में जंगल किनारे एक व्यक्ति द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, जिसकी जानकारी गुप्तचर विभाग द्वारा वन विभाग को दी गई।
जमीन पर कब्जे की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। तो वहीं क्षेत्राधिकारी आनंद रावत ने बताया कि गणेशपुर गांव में जंगल किनारे हरजीत सिंह द्वारा वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण किया गया था, जहां पर जमीन से हरजीत सिंह का कब्जा मुक्त करवा लिया गया है। तो वहीं वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया था, वो जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।